तो dilute sulfuric acid means there is presence of water and a very small quantity of sulfuric acid. अब आप ये भी कह सकते हो वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. बेटा अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इट इज गोइंग टू बी अ पुअर कंडक्टर. अब इस पुअर कंडक्टर को गुड कंडक्टर बनाने के लिए हमने क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक एसिड. इट मीन्स हमने इस पुअर कंडक्टर को बेटर कंडक्टर बनाने के लिए उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया. अब आयंस प्रेजेंट, पानी के अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? कौन बताएगा? बोलो. H positive, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव. सल्फ्यूरिक एसिड से आएंगे 2H पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव. तो आप ये कह सकते हो कि अब सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस प्रेजेंट हैं दोस आर गोइंग टू बी H positive, OH negative, H positive and sulfate ion. राइट? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है. अब जब हम कहेंगे ऐड कैथोड, तो कैथोड पे तुम्हारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि H पॉजिटिव आयन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, वी गेट H, और H plus H it is going to be H2. तो आप लोगे कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस ही बन सकता था. और एट एनोड अब हमारे पास है OH नेगेटिव आयन एंड सल्फेट आयन. बेटे OH नेगेटिव और सल्फेट में से दिस विल लूज इलेक्ट्रॉन. तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोक्साइड आयन का होगा. तो OH नेगेटिव आयन इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो आप लोग यहाँ पे OH नेगेटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया. OH नेगेटिव -1 इलेक्ट्रॉन, वी गेट OH. OH plus OH, we get formation of water plus half O2. यानी आप ये कह सकते हो कि दो हाइड्रोक्साइड आयंस ले लेंगे, 2OH नेगेटिव -2 इलेक्ट्रॉन्स, we get water plus half O2. तो आपके पास कैथोड पे बन रहा है हाइड्रोजन गैस और एनोड पे फॉर्म हो रहा है आपका ऑक्सीजन गैस. क्लियर? ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल हमारे पास क्या चेंज हुआ? बेसिकली वाटर था, सल्फ्यूरिक एसिड था और आपके पास बन गया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. देखो जरा, इसका सल्फ्यूरिक एसिड को तो कुछ भी नहीं हुआ. पानी का अमाउंट क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. तो धीरे धीरे अमाउंट ऑफ वाटर कम होता जाएगा. सल्फ्यूरिक एसिड जैसा था वैसा ही रहेगा. तो आपके पास इन दिस वे एसिड का पर्पस सिर्फ कंडक्टेंस को इंक्रीज करना है. तो पर्पस ऑफ एसिड इज टू इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन. तो आपके पास वो कहते हैं डाइल्यूट H2SO4 या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ऐसा कुछ भी कहें. तो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है. यहां तक बेटे एनी डाउट इफ यू हैव? एनी डाउट? ओवरऑल समझ आएगा. ओवरऑल इज आपने वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड लिया. सल्फ्यूरिक एसिड को तो कुछ भी नहीं किया ना आपने, H पॉजिटिव वो सल्फेट, इसका कुछ हो ही नहीं था. वाटर में से आपके पास H और OH था और इसमें से क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस. दो ही प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से दो ही प्रोडक्ट बनना है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. जो वाटर बना है वो तो बना ही नहीं, वाटर ही यूज हो रहा था. तो आप ये कहोगे पानी का जो है दो मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, उसमें से एक मॉलिक्यूल में से एक H2 और हाफ O2 प्रोड्यूस हो जाएगा. यानी इसका तो कोई रोल नहीं है, इसका सिर्फ रोल है कंडक्टेंस के लिए.
This is added just to increase the conductance of solution. Okay? हाँ जी, प्लस 2 क्लास समझ आया बेटे? यस मैम। मैम जो आपने ऊपर लिखा है 2 into ये जो इक्वेशन आई है उसका जो रिजल्ट आया वो कैसे आया है? ये कैसे आया? यस मैम। ये कैंसिल हो गया, 2H negative minus 2 electrons gives water plus half O2, है ना? मैम क्लियर है। जैसे यहाँ पे आपने 2 लिखा होता, अगर आप इनको ऐड करते तो H और H कैंसिल हो जाते, तो ये बन जाता 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। ठीक है? समझ आ गया? चलिए आगे। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपके पास जितनी इलेक्ट्रोलिसिस हमें इस चैप्टर में चाहिए उतनी हमने कवर अप कर दी। अब हमें इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। व्हाट वी वांट टू डू इज सम न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो टॉपिक है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लास्ट क्लास में मैंने जो 3 क्वेश्चंस दिए थे वो सबने कर लिए थे, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी मैं भूल बेटा वो 3 क्वेश्चंस ट्राई किए थे, कोई डाउट तो नहीं है? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटे फैराडे ने हमें 2 लॉ दिए, वन इज फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड विल बी फैराडेज सेकंड लॉ। नेचुरल नाम ही ऐसे। जो फैराडेज फर्स्ट लॉ है वो आपको कहता है कि अमाउंट ऑफ substance deposited at an electrode is directly proportional to the charge passed through, क्या कह सकते, चार्ज passed through इलेक्ट्रोलाइट। यानी आप ये कह सकते हो प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज की जगह पे मैं लिख सकती हूँ अमाउंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जितना करंट पास करोगे उतना ही ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो वो आपसे कहते हैं कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं तो आपने अगर इलेक्ट्रोलिसिस की तो नेचुरल इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है आप करंट पास कर रहे हो। इफ यू आर गोइंग टू पास सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहां से एक चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आप कहोगे Q इज द चार्ज। तो आपके पास दोनों रॉड्स में Q इज गोइंग टू बी द चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोड। तो करंट कैसे फ्लो करता है, चार्ज ट्रेवल करता है। जो चार्ज आप पास कर रहे हो वो जितना भी डालोगे उस चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे अगर A पॉजिटिव है तो कितना A बनेगा, और B नेगेटिव है तो कितना B2 या B बनेगा, कितना A या B डिपॉजिट होगा, ये चार्ज पे डिपेंडेंट होगा। ये हमारा है फैराडेज फर्स्ट लॉ। उनका कहना है कि अगर ये चार्ज बढ़ाते हो तो यहाँ पे डिपॉजिशन ज्यादा होगी, अगर ये कम कर देते हो तो यहाँ पे कम डिपॉजिट होगा। तो दिस इज द लॉ कि आपका अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, देखेंगे कैसे। वो आपसे कहते हैं वेट, W इज द वेट डिपॉजिटेड is proportional to Q.
दिस इज चार्ज, Q क्या है मेरे पास, व्हाट इज Q? Q इज चार्ज, चार्ज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोड। तो एक इलेक्ट्रोड में जो चार्ज पास किया जा रहा है उसको हमने कहा चार्ज Q। बेटे Q जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू IT। IT क्या है? वेयर I इज करंट एंड T इज टाइम। करंट होता है एम्पियर्स में और टाइम होता है सेकेंड्स में। अगर ये एम्पियर सेकेंड है तो एम्पियर सेकेंड इज कॉल्ड कूलम्ब्स। तो हमें फिजिक्स से ये समझ आता है Q क्या है? चार्ज। और Q किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, दैट इज IT। I क्या है? करंट, और करंट की यूनिट्स क्या होते हैं? इट इज गोइंग टू बी एम्पियर। T इज टाइम, टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकेंड्स। अब वो कहते हैं दिस चार्ज Q जो है, अगर आपने चार्ज को कूलम्स में रखा तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू ZQ। तो Z क्या है? व्हाट इज Z हियर? Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये जो Z है इसकी वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। तो Z क्या है? इट इज इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। यानी हम ये कह सकते हैं Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500। ये हमारे पास आ गई व्हाट इज वैल्यू ऑफ Z। अब हम लिख सकते हैं ना बेटा, यहां पे लिखा जा सकता है, वी कैन राइट इट एज W इज इक्वल टू, मैं इसके बाद यहां लिख रही हूं, तो वी कैन राइट इट एज W इज इक्वल टू E बाय 96500 into Q, or we can also write it as W is equal to EIT upon 96500। तो हम ये कह सकते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है कि W यानी वेट जो है कितना डिपॉजिट होगा। मान लो कैथोड पे हाइड्रोजन बन रहा है तो कहते हैं कितने ग्राम्स हाइड्रोजन वहां बनेगा, that will be decided by the quantity of current or amount of electricity which is to be passed through that electrolytic cell। तो जितना चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या क्लोरीन, सोडियम ये सब डिपॉजिट होंगे। ठीक है, समझ आया बेटा? अब यहाँ तक देखो, ये फॉर्मूला समझ आया? भव्य क्लियर हुआ? तनवीर? हाँ जी, वेट amount, W is weight of the substance deposited। हाँ जी बच्चे, मनवीर समझ आया बेटे? अंशुल? Yes ma'am। अंशुल? Yes ma'am। गुड। साथ साथ में लिखो भी और समझो भी। मनु क्लियर हो रहे हैं? न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे? Yes। चलो गुड। तो फॉर्मूला बन गया है W इज इक्वल टू ZQ, या फिर W इज इक्वल टू E बाय 96500 इंटू Q, या फिर W इज इक्वल टू EIT बाय 96500। करें आगे? अब फैराडेज फर्स्ट लॉ में आपने जो फॉर्मूला किया उसको जरा अप्लाई करके देखते हैं। तो लेट्स हैव एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला।
अगर ये फॉर्मूला हमारे पास है तो हम न्यूमेरिकल्स में इसको कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ माई क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स of copper will be deposited at cathode. If 96500 coulombs charge is passed through copper sulfate aqueous. So how many grams of copper will be deposited at cathode if 96500 charge is passed through copper sulfate aqueous? ये हमारा क्वेश्चन है. अब देखो, आपको साफ समझ आ रहा है कि व्हाट इज गिवन टू यू. सॉल्यूशन क्या बनेगा? हम देंगे कॉपर का मास कितना है 63.5 ग्राम्स. ये वैल्यू क्यों दे रखी है? तो कितने ग्राम्स बनेगा? दैट इज W इज इक्वल टू ZQ. Z क्या होता है? E बाय 96500 इनटू Q. अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना लेंगे? व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर? बोलो कितना? इक्विवेलेंट वेट इज बेटा 63.5 अपॉन द वैलेंसी ऑफ कॉपर. तो यहाँ कॉपर सल्फेट गिवन है. कॉपर सल्फेट में कॉपर की वैलेंसी 2 पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली 63.5 बाय 2 इंटू 96500 बाय 96500. तो आपको भी यहाँ पे आंसर आ जाएगा 31 पॉइंट कितना आ जाएगा 75 ग्राम्स. क्या हुआ? yes. तो आपके पास जब क्वेश्चन आएगा वो आपको कहेंगे कितने ग्राम्स वो बनेगा कॉपर या सिल्वर या समथिंग. फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लिखो. फॉर हाउ मच टाइम 1 एम्पियर करंट should be passed through aqueous silver nitrate in order to deposit 10.8 grams silver from silver nitrate aqueous. करो सर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले. करण भी क्लास में नहीं है. हाँ जी बेटा, क्या कुछ? अब आपको कहना है हाउ मच टाइम, मतलब टी निकालना है. क्वेश्चन क्या हो गया? यू वांट टू कैलकुलेट टाइम. करंट आपको गिवन है 1 एम्पियर. सिल्वर का वेट जो आपको डिपॉजिट करने को कहा गया that is 10.8 grams, right? तो आप देखो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? W is equal to Z
IT यानी E by 96500 इंटू करंट इंटू टाइम, ये लगाओगे, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटे। 10.8 इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 108/1। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 और वैलेंसी मुझे दिख रही है 1 इंटू करंट है 1 एम्पियर। टाइम हम निकालना चाह रहे हैं एंड दिस इज 96500, तो टाइम इन सेकेंड्स तो निकल जाएगा। यह आ जाएगा 9650 सेकेंड्स, ठीक है। अब मैंने सेकेंड्स में निकाल दिया, क्या आप इसको मिनट्स में, आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो? कैन यू डू दैट? यस, कर सकते हैं। सेकेंड्स के मिनट कैसे बनाते हैं बेटा? हाउ विल यू कन्वर्ट सेकेंड्स इनटू मिनट? डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। और अगर इसके इंटू 18 वो कहाँ से आएगा? मैम मिनट्स में 160 मिनट्स। तो अब आपके पास ये सेकेंड आ गया 160.6। यस। अगर आपने 60 से डिवाइड किया तो ये मिनट्स आ जाएगा, और अगर आपने 3600 से डिवाइड किया होता तो ये आवर्स आ जाता, ठीक है ना? ये बात समझ आ गई? चेक कर लो बेटे एक बार, सबको समझ आ गई ये बात? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन will be deposited at cathode if 2 Faraday's charge is passed through dilute sulfuric acid? Good. Third question. करके देख। Question number 3 and 4 are on the board. आपने अब ये next 2 questions solve करने। कर पा रहे हो? यस, फैराडेज में ना, तो कूलम्स में चेंज करोगे या फिर 96500 हटाना पड़ेगा। अब देखो जरा क्या क्या है।
मैम 2 सर। यस मैम 2 grams आ रहा है। 2 ग्राम्स आ रहा है। यस मैम। राइट। अब नेक्स्ट वाला इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 और चार्ज है 2 फैराडेज। 2 फैराडेज का मतलब 2 into 96500 कूलम्स। तो अब ये हमारे पास 2 into 96500 कूलम्स था। तो वेट वी वांट टू कैलकुलेट, नेचुरली ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा था और आंसर आ रहा था 2 grams। फोर्थ क्वेश्चन, for how much time 5 ampere current should be passed through zinc sulfate solution? डिपॉजिट करना है 6.5 मिलीग्राम जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। करो जरा क्वेश्चन। मैम जिंक का मास कितना होता है? 65। आपके पास करंट है, टाइम आप निकालना चाह रहे हो, फॉर्मूला आपको बताया है, करो सॉल्व। वन 9300 1 9300 मैम into 10 raised to power -3। 65 into 10 raised to power -3, यह आ जाएगा 65/2। जरा देखना 2 क्यों आया, समझ आया कुछ? क्या आपने सारी वैल्यूज ऐसे ही पुट करी? चेक। यस। अब हमें कैलकुलेट करना था टाइम, तो पहले 65 और 65 तो कट ही रहा था, तो टाइम इज गोइंग टू बी, ये आपके पास आ रहा है 296,500 इंटू 10 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 5। क्या ऐसा आया? चेक कर लो। इज इट क्लियर? यस मैम। यानी इतने सेकेंड्स लग जाएंगे। अब नेचुरली -3 है तो ये 2 जीरोस काट के मैं यहाँ डेसिमल लगा सकती हूँ, ठीक है? तो ये बन जाएगा 2 into 96.5 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट योर आंसर। तो आपको ये समझ आ गया कि फर्स्ट लॉ कहना क्या चाहता है? यस मैम। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट सिर्फ इतना है कि जितना ज्यादा चार्ज आप पास करोगे उतना ही ज्यादा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होगा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड कितना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अब वो कहते हैं इफ करंट एफिशिएंसी, अगर मान लो जो करंट आप पास कर रहे हो उसकी जो एफिशिएंसी है इज 100%, तो ईटा कितना हो गया? ईटा इज गोइंग टू बी, ईटा इज एफिशिएंसी एंड इट इज गोइंग टू बी 100%। तो W इज इक्वल टू ZQ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनटू 100/100 तो नेचुरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर मान लो आ जाए इफ करंट एफिशिएंसी, इफ ईटा इज लेस देन 100%, अगर ऐसा हुआ तो लेट इट बी, मान लेते हैं कि ईटा है मेरे पास 80%, यानी जो करंट आपने डाला वो पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं है, वहां पे कुछ लॉसेस है या रेजिस्टेंस है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, करंट खराब हो रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो आप अपने फॉर्मूला में W इज इक्वल टू ZQ
इनटू ईटा जरूर कर दोगे। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में करंट एफिशिएंसी मेंशन की होती है, यानी इस क्वेश्चन में अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मुझे लिखना पड़ेगा W इज इक्वल टू ZQ इंटू 80/100, तब जाके मेरा W कैलकुलेट हो पाता। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस के अंदर कई बार करंट एफिशिएंसी पूछा जा सकता है या दिया जा सकता है। अब करंट एफिशिएंसी है क्या? व्हाट इज करंट एफिशिएंसी? तो आप कहोगे वेट डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट कैलकुलेटेड, यानी कितना वेट डिपॉजिट हुआ यानी ऑब्जर्व किया गया, डिवाइडेड बाय वेट कैलकुलेटेड कैसा होता है? दैट इज कैलकुलेटेड बाय ZQ। तो कई बार क्या होता है कि जितना हम कैलकुलेशन से सॉल्व करते हैं उतने ग्राम, जैसे अभी आपने कहा 2 ग्राम्स हाइड्रोजन बनना चाहिए, आपकी कैलकुलेशंस कह रही थी 2 ग्राम्स हाइड्रोजन मस्ट बी फॉर्म्ड। मान लो वहां पे 2 ग्राम्स बनता ही ना, वहां पे सिर्फ बनता 1.8 ग्राम्स। तो अगर 1.8 ग्राम्स बनता तो आप कहते 1.8 ग्राम्स बना है और 2 ग्राम्स बनना चाहिए था। तो 1.8/2 ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी? करंट एफिशिएंसी। तो करंट एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में निकालनी है तो इनटू क्या कर देंगे? 100। अगर आप परसेंटेज सॉल्व करना चाहते हो तो इनटू 100 भी कर सकते हो। तो करंट एफिशिएंसी है क्या? यानी जो करंट आपने यूज किया वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, उसको जानने के लिए हमारे पास एक टर्म होती है करंट एफिशिएंसी। तो न्यूमेरिकल्स में हो सकता है वहां पर वो करंट एफिशिएंसी के क्वेश्चंस दे दें, तो आपको सिर्फ इतना करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। बताओ जी, यहां तक समझ आया? क्लियर है? For example, how many grams of oxygen gas is liberated at anode if 965,000 coulombs charge is passed through dilute sulfuric acid, provided current efficiency is 50%। कर सॉल्व करेंगे जल्दी से, शाबाश। हाँ जी बेटा। हमारे पास 50/100 से मल्टीप्लाई करना है ना? हाँ जी बस। तो आपको कहना पड़ेगा W इज इक्वल टू ZQ इंटू ईटा, यानी आपको लिखना पड़ेगा ZQ इंटू 50/100। अब ऑक्सीजन गैस इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 इनटू चार्ज है 965,000 इनटू क्या है 50/100। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना लिखोगे? व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन? 16 की 8। बेटा इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी। ऑक्सीजन 32 ग्राम्स और वैलेंसी हो जाएगी 4। 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इट इज गोइंग टू बी 8 ग्राम्स। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज जस्ट 8 ग्राम्स। बेटा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 16 कैसे हो सकता है?
उसकी वैलेंसी 2 है, 1 नहीं है, राइट? तो हमारे पास ये सॉल्व हो रहा था, दिस इज जस्ट 10 इज लेफ्ट, ये 2 जीरोस कैंसिल हो रहे थे और आंसर आ रहा है 8 into 5, 40 grams of oxygen is liberated. Is it clear? समझ आया? हाँ जी बेटा, एनी डाउट? No, ma'am. क्लियर है? तो करंट एफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट इज आफ्टर करंट एफिशिएंसी व्हाट वी कैन डू इज, अब हम आगे मूव करें अंदर, तो हम कहेंगे कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ हैविंग अ लेयर ऑफ मेटल ऑन द अदर मेटल, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को लगाना। तो आप कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें मान लो आपने ये एक रॉड ली है और यहाँ पे एक स्पून ले लिया, लेट अस सपोज यू हैव टेकन 1 स्पून, तो अब आप इस स्पून के ऊपर एक कॉपर की लेयर चढ़ा चाहते हो, कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? अ प्रोसेस बाय विच अ मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ऑन अनदर मेटल आर्टिकल टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी और इट्स लुक्स। यानी आपने किसी लोहे के चम्मच पे अगर सिल्वर की प्लेटिंग करनी है या गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, दैट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी मान लो आपने ये लिया है गोल्ड या सिल्वर, तो ये सिल्वर जो है धीरे धीरे इसके ऊपर क्या हो जाएगा? प्लेट हो जाएगा, इस स्पून के ऊपर सिल्वर लग सकता है। तो वो आपसे कहते हैं कि सिल्वर प्लेटिंग, मान लो मैंने यहाँ पे सिल्वर प्लेटिंग करना है, तो क्या होगा? यहां से सिल्वर 1 पॉजिटिव बनेगा और फिर ये सिल्वर 1 पॉजिटिव इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस रॉड से सिल्वर घुलता रहेगा और इस स्पून के ऊपर वो डिपॉजिट होता रहेगा। वो कहते हैं जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वेट किसके इक्वल है? आप कहोगे नेचुरल है Z3, चार्ज तो इंपॉर्टेंट हो गया, इनटू ईटा भी कर देते हैं क्योंकि एफिशिएंसी भी कुछ और हो सकती है। अब बेटा अगर वेट कैलकुलेट करते हो तो आपको पता है कि डेंसिटी किसके इक्वल है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे आता है? एरिया इनटू थिकनेस। तो आप कहोगे एरिया इनटू थिकनेस ऑफ द लेयर इज इक्वल टू डेंसिटी। तो मास किसके इक्वल आ गया? इट इज डेंसिटी ऑफ दैट मेटल इनटू एरिया इनटू थिकनेस। यानी चम्मच के ऊपर कितनी थिकनेस उस मेटल की डिपॉजिट हुई है, दैट वी कैन कैलकुलेट। वो आपसे कहते हैं इस W की जगह पर, जो कि इस मास का नाम है, इसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? यू कैन पुट हियर डेंसिटी इनटू एरिया दैट इज टू बी प्लेटेड इनटू थिकनेस इज इक्वल टू ZQ इनटू ईटा। तो केवल क्या होता है कि वो आपको बताते हैं कि हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, उसके ऊपर एक सिल्वर की प्लेटिंग की है, तो बताओ कितनी थिक लेयर वहां डिपॉजिट होगी, हाउ मच थिकनेस विल बी देयर। तो थिकनेस कैलकुलेट करने को आ सकती है, आप थिकनेस निकाल सकते हो, अगर थिकनेस दे दें तो एरिया निकाल सकते हो, ऑल दिस कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, देखो जरा समझ आया? हाँ जी बच्चे, क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये डेंसिटी किसकी है? दिस इज ऑफ सिल्वर। नेचुरल डेंसिटी उसी मेटल की लेंगे जिस मेटल को आप डिपॉजिट कर रहे हो। तो वो आपको सिल्वर की डेंसिटी दे देंगे, आप उस डेंसिटी से एरिया क्या है वो देख लोगे, थिकनेस अगर आपको पता है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो नाउ वी कैन से दैट यहाँ पे आप EIT लिख सकते थे, वो आपकी मर्जी, ईटा by 96500। तो ये हमारे पास तब क्वेश्चंस करने को मिलते हैं जब हमें कभी थिकनेस ऑफ द लेयर कैलकुलेट करने को कहा जाता है।
एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? यहाँ तक देखो बेटे को समझ आ गया सारे पॉइंट्स? तो फैराडेज फर्स्ट लॉ आपको क्या बता रहा है? दिस लॉ इज टेलिंग अस कि कितना अमाउंट डिपॉजिट करता है वो इस बात पे डिपेंड करेगा हमने करंट यानी अमाउंट ऑफ चार्ज या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी उस इलेक्ट्रोड के थ्रू पास की है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और उसी से आप पता कर सकते हो कि क्या डिपोजिशन हो रहा है। समझ आ रहा है सबको? करण क्लियर हुआ बेटे? यस मैम। ओके, चलो जल्दी से नोट करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका मतलब हम इन कैलकुलेशंस को यूज करेंगे। तो आपके फैराडेज फर्स्ट लॉ के हमने कंसेप्ट को अगर यूज किया, सीखा, तो यहाँ तक हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ यूज हो रहा था एप्लीकेशन से। Now we move on to the Faraday's second law of electrolysis. अब हमारा अगला टॉपिक है Faraday's second law of electrolysis. जब हम कहते हैं Faraday's second law of electrolysis, तो second law का कहना है कि अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो जितना चार्ज कैथोड में जाएगा उतना ही चार्ज एनोड में भी तो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट वापस आएगा। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ द इलेक्ट्रोड्स इज बाउंड टू बी सेम। तो आप ये कह सकते हो इन अ सेल Q is same in anode and cathode. तो दोनों तरफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेम ही रहेगा, क्योंकि जैसे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि एक में चार्ज कम है और दूसरे में ज्यादा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर चार्ज सेम है तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा वो कहते अगर मान लो सेल्स को सीरीज में लगा दें, अगर हमने 2 सेल्स या 3 सेल्स या 4 सेल्स इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे वो कनेक्ट होते जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपके पास इन दोनों सेल्स को जिनको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, जितना चार्ज इसमें जा रहा है उतना ही चार्ज इसमें जाएगा, उतना ही इसमें, उतना ही इसमें। तो इन सीरीज यानी सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज are again going to have the same charge in all the electrodes. तो ये आपको फिजिक्स में भी बताया जाता है कि जब आप सीरीज में सेल्स को कनेक्ट करते हो तो सीरीज के अंदर उन सब के अंदर का जो चार्ज है, जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, वो सब में बराबर रहती है। अगर क्वांटिटी ऑफ चार्ज सब में बराबर है तो इस लॉ का कहना है अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, if quantity of electricity in electrodes is same, then number of equivalents deposited at electrodes will also be same. अगर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी सेम होंगे, यानी जितने इक्विवेलेंट्स इस रॉड पे होंगे उतने यहाँ पे भी, उतने यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ट्रेवल करेंगे या डिपॉजिट होंगे। कैसे? देखिए जरा कैसे। अब इसमें अगर A डिपॉजिट हो रहा है और इसमें B,
इसमें कोई C डिपॉजिट हो रहा है और इसमें कोई D। तो आप यही कहोगे ना बेटे WA इज इक्वल टू ZA, यहां आप कह सकते हो इक्विवेलेंट मास ऑफ A इंटू Q बाय 9650 C2। अब आपको ये समझ आ रहा है कि WA अपॉन EA इज इक्वल टू Q बाय 9650। ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, सेम आ रहे हैं। ऐसे WB इज इक्वल टू EB इंटू Q बाय 9650। तो WB अपॉन EB इज इक्वल टू Q बाय 9650 विच इज अगेन अ कांस्टेंट। अब Q सेम है, अगर Q सेम है तो आप क्या कहोगे? Thus we can say that WA upon EA is equal to WB upon EB। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A is equal to number of equivalents of B। इसका मतलब A और B दोनों के इक्विवेलेंट्स बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो WA by EA is equal to WB by EB। Number of equivalents of A deposited is going to be equal to that of number of equivalents of B। ऐसा कब हमें नजर आ रहा है? जब सेल सीरीज में होंगे या एक ही सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे। अब आपके पास ये समझ आ गया व्हाट इज दिस WA अपॉन EA, वेट डिपॉजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A एंड B। बेटे इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स। दिस इज आल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो फैराडे सेकंड लॉ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर दो रॉड्स में चार्ज सेम है तो उनका अमाउंट सेम है, ऐसा नहीं कहा। ये नहीं कि चार्ज सेम है तो अमाउंट भी सेम होगा। वो कह रहे हैं अगर चार्ज सेम पास करोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, समझ आया यहां तक? एनी डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. जल्दी से नोट करेंगे इसे। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमारे पास इस लॉ के बाद आप ये समझ सकते हो कि क्वेश्चंस कैन बी। मान लेते हैं एक सेल के अंदर हमने पानी को इलेक्ट्रोलाइज किया। मैंने कहा इट इज वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट और हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इफ 10 grams of hydrogen is formed at cathode, how many grams of oxygen will be liberated at anode? अगर कैथोड पे 10 ग्राम हाइड्रोजन बनता है तो ऑक्सीजन एनोड पे कितने ग्राम्स बनेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में नेचुरल है एक ऑक्सीजन और एक हमारे पास क्या चल रहा है साथ में हाइड्रोजन। तो आपने क्वेश्चन में एक तरफ ऑक्सीजन लिख लिया, एक तरफ हाइड्रोजन लिख लिया। हमें पता है वेट ऑफ ऑक्सीजन
divided by equivalent mass of oxygen is equal to weight of hydrogen upon equivalent weight of hydrogen. तो आप बताओ क्या आप ऑक्सीजन का वेट निकाल सकते हो? आपको इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए, तो आप बड़े आराम से आंसर निकाल सकते थे. करो जरा सॉल्व. मैम 80 grams. 80 grams. करेक्ट. वेट ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्वेश्चन था. इक्विवेलेंट मास 8 आ रहा था. यहाँ मैंने आपको 10 ग्राम्स दिया था और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1. इसका मतलब आपके पास 80 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट होगी. ये बात समझ आ गया? हाँ जी बेटा, एनी डाउट? क्लियर है? Yes, ma'am. तो अब हमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में यही कॉन्सेप्ट लगाना था. अब वो कहते हैं कि इन केस आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात चले तो हमें एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला समझ आ रहा है. फॉर गैसेस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स can be calculated by using volume of gas at STP. तो आपसे कह रहे हैं गैसेस के लिए जरूरी नहीं कि आप वेट से ही इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, आप वॉल्यूम से भी इक्विवेलेंट मास निकाल सकते थे. कैसे? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. तो गैसेस के लिए जरूरी नहीं था वेट, वॉल्यूम से काम चलाया जा सकता था. तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम. अब बेटा इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या चीज है? इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वैलेंसी. मोलर वॉल्यूम इट इज 22.4 liters at STP डिवाइडेड बाय वैलेंसी. यानी आप ये कह सकते हो कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? वो हमेशा ही क्या होगा? It is 22.4 liters by valency. That is called equivalent volume. For example, देखो इधर, अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस होती तो हाइड्रोजन के लिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम आता 22.4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 11.2 लीटर्स. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, 2 हाइड्रोजन से वैलेंसी 2. क्लोरीन के लिए भी सेम ही आता. फ्लोरीन गैस के लिए भी सेम होता. लेकिन ऑक्सीजन के लिए ये आंसर कितना होगा? कौन बताएगा? ऑक्सीजन के लिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5.6. 5.6 बिल्कुल ठीक. 22.4 डिवाइडेड बाय 4 इट इज 5.6 लीटर्स. मैं अंक समझ आ गया 4 से क्यों डिवाइड किया? यस मैम, समझ आ गया मैम. बट यहाँ पे एन इक्विवेलेंस क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. नॉर्मलिटी में काम. कैसे? जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए आप वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास लिखते हो, तो WB अपॉन EB. ऐसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम. ठीक है? जैसे मान लेते हैं यहां आपने कहा कि सोडियम डिपॉजिट हो रहा है और यहां मैंने कहा कि क्लोरीन डिपॉजिट हो रहा है. तो
तो अगर वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय 23 तो आप कहोगे इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय 11.2 लीटर्स, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ आया? यानी मैं अगर यहां पे ये क्वेश्चन पूछ लूं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ sodium will be formed at cathode if chlorine, यानी if आप कह सकते हो 56 liters of chlorine is obtained at anode, in a cell। एक ही सेल की बात हो रही है, तो आप बताओ क्या आंसर आएगा? Ma'am, 115 grams. 115 grams। आ रहा है सबका 115 ग्राम्स? चेक करो। It is weight of sodium by 23, वॉल्यूम आपके पास आ गया 56 by 11.2, तो ये बन जाएगा weight of sodium is 56 into 23 divided by 112 into 10। ठीक है जी, सबका आंसर ठीक आ रहा है? करेक्ट? इट मीन्स आप फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में वॉल्यूम और मास यानी वेट और वॉल्यूम दोनों का रिलेशनशिप यूज कर सकते हो। तो वेट भी और वॉल्यूम भी दोनों ही इंटरकनेक्टेडली यूज किए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास था फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले यहां तक देखो बेटे, एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क। No, ma'am. नो डाउट्स? अच्छा, गुड। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ ये दोनों हमने कवर अप कर ली। अब जरा मैं इन दोनों के फॉर्मूलाज को सम अप करूं अगर, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि आई कैन राइट इट एज वेट इज इक्वल टू जेड क्यू, वेट is equal to ZIT, weight is equal to E by 96500 into IT. It is weight is equal to E by 96500 into Q। यहाँ इन सारे फॉर्मूलाज में आप वेट और Z लिख रहे हो बेटे, ऐसे ही आप लिख सकते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस is equal to equivalent volume of gas into Q by 96500, ऐसा भी लिख सकते थे। बात तो एक ही है। क्या किया हमने? मैंने इसी फॉर्मूला को इस फॉर्म में लिख दिया, वेट की जगह पे क्या लिख दिया? वॉल्यूम, और इक्विवेलेंट मास की जगह पे लिख दिया इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इट मींस वॉल्यूम ऑफ गैस इस इक्विवेलेंट वॉल्यूम की जगह पे मैं लिख रही हूं 22.4 डिवाइडेड बाय वैलेंसी इनटू Q बाय 96500। तो बेटे ये किस पे फॉर्मूला बन गया? इट इज एट STP फॉर गैसेस ओनली। तो गैसेस के लिए आप ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। और यहां हमने एफिशिएंसी को क्या मान रखा है? We have considered efficiency as 100%। इन सारे फॉर्मूलाज में efficiency 100% है।
वेट की जगह पे मैं डेंसिटी लिख सकती हूँ इनटू एरिया इनटू थिकनेस लिख सकती हूँ, दैट कैन आल्सो बी डन। तो आप कहोगे डेंसिटी इनटू एरिया इनटू थिकनेस इज इक्वल टू EQ बाय 96500, ये भी लिखा जा सकता था, राइट। और सेकेंड लॉ ने हमें क्या कहा, इतना तो हमें फर्स्ट लॉ ने ही बता दिया था, लेकिन सेकेंड लॉ हमें कहता है कि WA अपॉन EA इज इक्वल टू WB अपॉन EB, या फिर WA अपॉन EA इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ B अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ B, ऐसा लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला हमारा बन गया है फैराडेज सेकेंड लॉ, और बाकी के फॉर्मूलाज हम किसके कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ एंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ दीज टू लॉज। हाँ जी बेटे, यहां तक बताओ, एनी डाउट इफ यू हैव, समझ आ गया? Yes, ma'am. जल्दी से इसे नोट करेंगे और इसके बेसिस पे हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर पाएंगे। दोज एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर, नोट कर लिया, करें आगे Yes. बेटे। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर्स लिखो। एग्जाम्पल 3.10, एग्जाम्पल 3.10, then you have index 3.10 and 3.11, indexed 3.10, 3.11. Then you have exercise. Exercise questions are it is 3.12 till 3.16 and then 18. 3.12 till 3.16 और फिर 3.18। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बेस पे जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं वो मैंने मार्क करवा दिए, राइट। इसकी असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगी, वो आप कर लेना और आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो बेटा आपको यहाँ तक समझ आ गया था, दैट इज कॉल्ड फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। तो न्यूमेरिकल्स हमें ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब हम मूव करते हैं आफ्टर दिस फैराडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। तो हमें करंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझने हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज V। तो हम कह देते हैं V इज पोटेंशियल। तो फिजिक्स कहती है कि पोटेंशियल यानी वोल्ट्स। I क्या होता है, करंट। R इज रेजिस्टेंस। तो फिजिक्स में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज की थी। इन तीनों का आपस में एक रिलेशनशिप है, दैट इज V इज इक्वल टू I R। सुन रखा है आपने? हैव यू एवर डन? अब V जो है दैट इज यूनिट्स ऑफ वोल्ट्स, करंट होता है एम्पियर्स और रेजिस्टेंस होता है ओम। तो वोल्ट्स इज इक्वल टू ओम एम्पियर। जब आप कहते हो
इक्वल टू आई आर, इसका मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल। अब देखिए जो आर है जिसको आपने कहा इट इज रेजिस्टेंस, it is directly proportional to length of wire, inversely proportional to area of cross section। तो अगर आपके पास एक वायर हो, उसकी लेंथ है L और ये उसका है एरिया, तो आपसे कहते हैं कि थोड़ा सेम, मतलब एक ही जैसा बना लो, ये थ्रू आउट सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा बना दिया। तो कह रहे हैं लेंथ और एरिया, रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, रो, R इज इक्वल टू रो L बाय A, वेयर व्हाट इज रो, तो रो को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और इट इज ऑल्सो नेम्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हम इसका एक और नाम रख सकते थे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब नेचुरल है, रो किसकी इक्वल हो जाएगा, आर ए बाय एल। रो जो है हम कहेंगे रो की वैल्यू आ रही है आर ए बाय एल, और यूनिट्स क्या आ जाएंगे बेटे, ओम, मीटर्स या फिर ओम, सेंटीमीटर्स। ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर इज मीटर, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर। तो आप कहोगे यूनिट्स आ गए ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। ये जो L बाय A है इसका भी एक नाम रखा जाता था, दैट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, दैट L बाय A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। यानी जो भी आप वायर लेते हो उस वायर के लिए लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट ही होगा। अब क्वेश्चन अराइजेस, अगर आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो उसकी तो लेंथ वायर वगैरह कुछ है ही नहीं, तो इलेक्ट्रोलाइट में मान लो ये मेरे पास एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और इन दोनों को आपने कनेक्ट किया है, तो ये बन जाएगा एरिया, दिस इज एरिया, और जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो बनेगा लेंथ। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द प्लेट, जो रॉड आपने यूज किए, जो इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लेंथ। तो आप कहोगे लेंथ हो गया लेंथ बिटवीन द टू, गैप बिटवीन द टू प्लेट्स, और ए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ दैट प्लेट। तो ये बन गया सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल। अब हमें रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना हो अगर, तो मैं आपसे कहूंगी रो इज इक्वल टू आर इफ L by A is equal to 1, that means length is equal to 1 centimeter and area is equal to 1 centimeter square, that means volume is equal to 1 centimeter cube। पहले यहां तक बताओ, अगर ये कंडीशन लगाइए तो आपको समझ आई। कंडीशन हियर इज, हम कंडीशन लगा के चल रहे हैं कि अगर आपने रो और आर को बराबर करना है तो क्या करोगे, रो और आर तभी बराबर हो सकते हैं अगर L बाय A 1 हो जाए। अगर L बाय A को 1 लेना है तो लेंथ को लेना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर और एरिया को लेना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेचुरली एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हाउ वी कैन डिफाइन रेजिस्टिविटी, हम रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखो जरा, पहले V इज इक्वल टू आई आर इज क्लियर, पोटेंशियल, करंट, रेजिस्टेंस का आपस का रिलेशनशिप। फिर हमें रेजिस्टेंस समझ आ गई। अब हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफ electrolyte in 1 centimeter cube volume।
It is resistance of electrolyte in 1 centimeter cube volume, that is called specific resistance. तो आपने resistance देखो जरा समझ आ गया what is resistance? तो resistance क्या है? R is equal to rho L by A. वहीं से हमने क्या डिफाइन कर दिया? rho. अब आपसे कहते हैं 1 by rho is called kappa. This is named as kappa. And 1 by R is named as G, that is called conductance. And L by A can be written as G star, cell constant. तो अब हमने 3 सिंबल्स और उठा लिए, एक हमने ले लिया 1 by rho, एक 1 by R और एक L by A. तो L by A को आप G स्टार लिख सकते हो, 1 by rho को कापा लिख सकते हैं और 1 by R को हम कंडक्टेंस कह सकते हैं. आप जरा देखो 1 by kappa is 1 by R L by A. Can we write it as G into G star? देखो जरा क्या लिख सकते हैं? Yes or no? तो 1 by R क्या हो गया? कंडक्टेंस. और L by A क्या हो गया? सेल कांस्टेंट. ठीक है, समझ आ रहा है सबको? Yes. तो अब ये जो फॉर्मूलाज हमने लिखे, इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल्स मिलते हैं. अब जरा देखते हैं कि क्या आप समझ पा रहे हो कि कापा को डिफाइन कैसे कर सकते हैं. यानी अगर आपने कापा को डिफाइन करना है तो कैन बी डिफाइंड एज, तो कापा का नाम क्या है? हम इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ an electrolyte in 1 centimeter cube volume of it. यानी अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए, उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या बन जाएगी? कापा. यानी कापा इज इक्वल टू, आप कह सकते हो कापा इज 1 by R L by A. अगर आप L को 1 सेंटीमीटर लोगे, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नेचुरली ये आ जाएगा कापा इज इक्वल टू 1 by R विच इज इक्वल टू G. अब कौन बताएगा व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ कापा? यूनिट्स ऑफ कापा क्या होंगे? क्या होगा दोबारा बोलो. ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर आप कह सकते हो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स. ओम इनवर्स को बेटा एक और नाम दिया जाता है सीमेंस. तो आप कह सकते हो सीमन मीटर इनवर्स या सीमन सेंटीमीटर इनवर्स. तो ओम इनवर्स. अच्छा देखो, तो हमने कापा को डिफाइन कर दिया. कापा कैसे डिफाइन किया? It is defined as conductance of an electrolyte in 1 centimeter cube volume of it. और यूनिट्स हमने लिखे. तो ये हमारे पास थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनको हम रूटीन में पढ़ते हैं, यानी केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में. अब अगर जरा इमेजिन करते हैं कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, वॉल्यूम लेना है मुझे, तो वॉल्यूम 3D में देते हैं. मान लेते हैं मैंने 1 सेंटीमीटर का क्यूब लिया,
if I take just 1 centimeter cube, हाँ जी मयंक बोलो बेटे। अभी ऐसे क्या आएगी पहली बार? सीमन, ओम इनवर्स को सीमन बोलते हैं। ओम इनवर्स कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज सीमन, ठीक है। अब अगर मैं इसमें पूरा पानी भर दूं या इलेक्ट्रोलाइट भर दूं और उस इलेक्ट्रोलाइट में से सिर्फ एक यूनिट वॉल्यूम उठा लूं, यानी यहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो कहते हैं जितनी इस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड कापा। यानी इस पूरे की नहीं, सिर्फ इतने की, इतने में जो भी इलेक्ट्रोलाइट आएगा उसकी कंडक्टेंस को हम कापा कहेंगे। अब हम कहते हैं ऑन डाइल्यूशन, बताओ जब आप डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा? आप इसमें और पानी डालते जाओगे, यू आर गोइंग टू ऐड वाटर टू इट। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या करेगा बेटा? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? ऑन डाइल्यूशन number of ions per unit volume decreases। अगर number of ions per unit volume decrease कर जाएंगे that means कापा भी क्या कर जाएगा? decreases। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, यानी अगर आपने पानी डालते गए तो कापा की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है। तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कापा के ऊपर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर डाइल्यूशन का क्या असर होता है। तो हम कहेंगे किसी भी यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम फिक्स्ड है, आयंस फिक्स्ड नहीं है। तो जब आप पानी डालते जाओगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस जब कम हो जाते हैं तो नेचुरल है उसकी जो वैल्यू है, कंडक्टेंस की वैल्यू, वो भी कम हो जाएगी। जब कंडक्टेंस कम हुई तो ऑटोमेटिकली कापा कम हो जाएगा, क्योंकि कापा किसके इक्वल है? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा एंड इफ वी आर गोइंग टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन कापा डिक्रीजेस। तो लोअर कंसंट्रेशन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन आप कहोगे लो वैल्यू ऑफ कापा। यहां तक बताओ बेटे, समझ आया सबको? हमारे फार्मूलास थे जो हमने अभी अभी किए। वन इज V is equal to IR, another is R is equal to rho L by A, फिर हमने कहा 1 by R is equal to G, और फिर हमने कहा 1 by rho is equal to कापा। ये 4 फॉर्मूलाज हैं। इनमें से आप कापा को लिख रहे थे 1 by R L by A यानी G into G स्टार। तो अब मैंने आपको जो फॉर्मूलाज बताए हैं दोज आर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, इतने फॉर्मूलाज हमने समझे। हाँ जी बेटा, चेक करो, एनी डाउट इफ यू हैव। नो मैम। समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्लास में आपने जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के वो करने हैं, और इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स और इसके आगे की थ्योरी वो हम कवर अप करेंगे। तो अच्छे से पढ़ना है, और मैं एक असाइनमेंट भेज दूंगी, वो आप सॉल्व कर लेना। तो विल डिस्कस द डाउट्स एंड कंटिन्यू फर्दर। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।